आज की क्लास में हम लोग मापन और मूल्यांकन इन दो टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि यूजीसी में एक क्वेश्चन इसका शिक्षण के पोर्शन में ज़रूर आता है। देखिए, मापन और मूल्यांकन पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले इस चित्र को समझ लीजिए। फिर से ये जो बड़ा वाला वृत्त है वो किसका है? मूल्यांकन का। और जो इसके अंदर ये छोटा वाला वृत्त है वो है मापन का। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि व्यापक इसमें फिर से कौन हो गया? मूल्यांकन। और उसी का एक अंग क्या हो गया? मापन। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मूल्यांकन क्या है? व्यापक है और मापन उसका एक अंग है। तो अब धीरे धीरे चलते हैं, मापन और मूल्यांकन क्या है इसको समझते हैं। इस फिगर को समझने पे एक चीज़ हो जाता है कि अगर कूट में क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। मूल्यांकन से अधिक बड़ा मापन हो सकता है? नहीं। मापन मूल्यांकन से बड़ी प्रक्रिया है? नहीं। मतलब इस तरह के कूट को इसको ये सॉल्व करा सकता है। अब एक एक करके मापन और मूल्यांकन को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उठाते हैं मापन को। मापन के बारे में आपको जो चीज़ें जानने योग्य हैं वो समझिए। मापन का मतलब होता है किसी चीज़ को नापने का। तो इसमें नापने की जो बात है या मापन करने की जो बात है, तो एक चीज़ समझिएगा, मापन में हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ की स्थिति का निर्धारण करते हैं। मापन में हम किसी भी चीज़ की स्थिति का निर्धारण कर रहे होते हैं। स्थिति निर्धारण कि कोई चीज़ किस मात्रा में किसमें कितनी है। दूसरी बात, जो मापन होता है, वैसे तो आपको पता है कि मापन अधिकतर क्या होता है? मात्रात्मक। साथ ही साथ ये गुणात्मक भी हो सकता है। देखिए, मापन स्थिति का निर्धारण करता है, मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी हो सकता है। लेकिन जब आपसे कभी कोई मूल्यांकन के विषय में पूछेगा तो मूल्यांकन क्या होता है? गुणात्मक ही होता है, मात्रात्मक नहीं होता। और तीसरी बात, स्थिति का निर्धारण हो गया, मात्रात्मक हो गया। अब इसमें विशेषताओं या गुणों का वर्णन निहित होता है। जब हम किसी चीज़ की मात्रा बनाएंगे तो ये वर्णन अपने आप हो जाएगा, विशेषता या गुणों का वर्णन भी निहित होता है। तो मापन के लिए ये तीन बातें आपको याद रखनी है। अब मापन मूल्यांकन के एक अंग की तरह कार्य करता है। मूल्यांकन के अंग की तरह कार्य कर रहा होता है। अब एक बार ही एग्जाम में इसके प्रकारों पे क्वेश्चन बना है, वो भी आप समझ लीजिए। ये चार बातें आपको दिमाग में रखने की, मूल्यांकन का अंग होता है और क्या है? संक्षिप्त है, व्यापक मूल्यांकन होगा। दूसरा, स्थिति का निर्धारण कर रहा होता है। और तीसरा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। और विशेषताओं या गुणों का वर्णन निहित होता है। अब इसके जो प्रकार हैं, जो विभिन्न इसके भेद हैं, उसको देख लीजिए। एक ही बार यूजीसी ने पूछा है, फिर भी समझ लीजिए। देखिए, जो मापन के चार प्रकार बांटे जाते हैं, उसमें पहला है नामित, दूसरा है क्रमिक, तीसरा है आंतरिक और चौथा है अनुपातिक। ये चार प्रकार हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, इस मापन से ज़्यादा अच्छा है क्रमिक, क्रमिक से ज़्यादा अच्छा है आंतरिक, आंतरिक से ज़्यादा अच्छा है अनुपातिक। कहने का मतलब है ये नॉर्मल, ये उससे अच्छा, ये उससे परिमार्जित, ये सबसे अधिक परिमार्जित स्तर। तो नामित मापन का मतलब, जैसे इसमें लिखा है क्या? नामित मतलब नाम से ही मापन कर लेना। नाम से ही मापन करने का तात्पर्य है कि नाम के आधार पर मापन। तो नाम के आधार पर मापन कहने का मतलब है, शहर में रहने वाले को हम क्या बोल दें? शहरी बोल दें। गांव में रहने वाले को ग्रामीण बोल दें। लेकिन अभी भी हम सारी विशेषताएं नहीं निकाल पाए। अब इससे ज़्यादा अच्छा मापन क्या होगा? क्रमिक। अब क्रमिक में हम कैसे करेंगे? अब इसी शहरी को मान लीजिए क्या होता है? क्रम के अनुसार। अब क्रम के अनुसार कैसे? इसको आप कह सकते हैं उच्च शहरी, उच्च, मध्य या निम्न में बांट सकते हैं। तो अब ये और ज़्यादा क्लासिफाइड हो गया।
अभी तक हम सभी को शहरी बोल रहे थे, अब इसके बाद हम क्या कर दिए, उच्च मध्य निम्न में बांट दिए, तो और भी ज़्यादा क्लासिफाइड हो गया। तो नामित से ज़्यादा अच्छा क्या हो गया, क्रमिक मापन। अब आंतरिक, ये इन दोनों से ज़्यादा परिमार्जित स्तर है, ये इन दोनों से भी ज़्यादा परिमार्जित स्तर का होता है। और जो ये चौथा है आपका, ये सबसे परिमार्जित स्तर का होगा, सबसे अच्छा। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि इसी मापन में परम शून्य की संकल्पना की जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संकल्पना की जाती है, इसी में हम परम शून्य की संकल्पना करते हैं। तो अगर कभी एग्जाम पूछ देगा किस मापन में परम शून्य की संकल्पना की जाती है, या सबसे न्यूनतम से लेकर चला जाता है, तो कौन सा है, अनुपातिक मापन। तो उम्मीद करते ये चारों नाम आपको याद हो गए होंगे, और जो नहीं समझ में आएगा अपना स्क्रीनशॉट लेकर के दोबारा पढ़ लीजिएगा। अब हम अपने मूल टॉपिक मूल्यांकन पे आते हैं, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और उसके प्रकारों से प्रश्न बनते हैं। देखिए, तो इसको हम ऐसे ही देख सकते हैं कि मूल्य प्लस अंकन से बना है। अभी तक हम मापन में पढ़ रहे थे कि ये स्थितियों का निर्धारण कर रहा है, लेकिन मूल्यांकन किसका करता है, मूल्यों का। या तो मूल्यों का अंकन कर रहा है या मूल्यों का निर्धारण कर रहा है। तो मूल्यांकन का अर्थ ही क्या है, मूल्यों का अंकन या मूल्यों का निर्धारण करना। इसके बाद मूल्यांकन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, उसके प्रमुख अंग क्या हैं। तो मूल्यांकन के लिए 3 स्टेप सबसे जरूरी हैं, इसको दिमाग में एकदम रख लीजिए। पहला क्या होना चाहिए, आपके पास कुछ शिक्षण उद्देश्य होने चाहिए। बिना शिक्षण उद्देश्य के आप मूल्यांकन करेंगे किसका, कि क्या आपको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। देखिए, ये मूल्यों का अंकन कर रहा होता है, मूल्यों का निर्धारण करता है, और साथ ही साथ बताता है कि स्थिति कैसी है, मूल्य कैसे हैं, संतोषप्रद हैं अथवा नहीं है, ये बताता है आपका मूल्यांकन। तो 3 चीजें हैं, पहला ये मूल्यों का अंकन कर रहा होता है, मूल्यों का निर्धारण कर रहा होता है, साथ ही साथ बता रहा होता है कि स्थिति जो है मूल्यों की वो संतोषप्रद है या नहीं है। तो देखिए, मूल्यांकन में सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य। जब आपके पास शिक्षण उद्देश्य होगा तो इसकी पूर्ति के लिए आप क्या कराएंगे, अधिगम क्रियाएं। और जब आप अधिगम क्रियाएं कराएंगे, उसके बाद व्यवहार परिवर्तन, और इसी व्यवहार परिवर्तन को ही तो हम चेक करेंगे मूल्यांकन से कि कितना हुआ अथवा नहीं हुआ। अगर हो गया तो बोल देंगे संतोषप्रद है, अब अगला उद्देश्य लेके चलेंगे, फिर अगला क्रियाएं कराएंगे, फिर अगला व्यवहार परिवर्तन होगा, फिर से मूल्यांकन करेंगे। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती है इन तीनों से लेकर के। अब यहाँ एक बात है, जब ये क्रियाएं होंगी, अधिगम क्रिया का मतलब सीधे आप समझ लीजिए पढ़ाना। जब आप पढ़ा रहे होंगे तो आप तरह तरह के अनुदेशात्मक विविधता या सामग्री या संसाधनों का उपयोग कर रहे होंगे, तो इसी में आप समझ सकते हैं, इसी में सब संसाधन वगैरह भी आ जाते हैं जो शिक्षण में उपयोग किए जाते हैं। अब हम मूल्यांकन की कुछ और बातों पे ध्यान देंगे। देखिए, मूल्यांकन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये जो उद्देश्य होते हैं, शिक्षण उद्देश्य, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो बता देते हैं। वैसे तो विशेषताएं ढेर सारी हैं। देखिए, जो शिक्षण है इसमें सारी चीज़ें वांछित स्तर पे की जाती है। वांछित स्तर का मतलब जो हमें चाहिए, अवांछित यहाँ कुछ नहीं किया जाता। कहने का मतलब है, पहली विशेषता इसकी क्या होगी, वांछित उद्देश्यों की पूर्ति। मूल्यांकन की एक सबसे बड़ी विशेषता है क्या, वांछित उद्देश्यों की पूर्ति। दूसरा, सर्वांगीण विकास। बार बार मूल्यांकन करेंगे तो हम इसके समीप पहुंचते जाएंगे। इसके बाद इसमें क्या होता है, मापन से प्राप्त परिणामों के आधार पर, मापन से प्राप्त परिणामों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। चौथा, अधिगम प्रक्रिया में सुधार। पांचवा, शिक्षण में
निरंतरता। अभी निरंतरता का संदर्भ ये है कि शिक्षण कहीं रुके ना, इसके लिए शिक्षण प्रक्रिया में बार बार सुधार की आवश्यकता है। ये सुधार तभी होंगे जब हम मूल्यांकन करके जानेंगे कि स्थिति सही चल रही है अथवा नहीं चल रही। तो ये 4-5 उद्देश्य थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे कूट बनते हैं और इन्हीं कूटों का आपके एग्जाम पूछा जाता है। जैसे वांछित उद्देश्यों की पूर्ति, सर्वांगीण विकास, मापन से प्राप्त परिणामों के आधार पर निर्णय, अधिगम प्रक्रिया में सुधार, शिक्षण में निरंतरता। अब जो जरूरी चीज़ है, जो हमें मूल्यांकन के प्रकार से क्वेश्चन आते हैं अलग अलग मूल्यांकनों से, आपकी यूजीसी में सबसे अधिक जो मूल्यांकन से बनने वाला प्रश्न है वो उसके प्रकारों से आता है। अब एक एक करके उन सभी प्रकारों के बारे में हमें पढ़ना है। अब उसको ही समझ लीजिए बस, तो उससे आपका एक क्वेश्चन मूल्यांकन का गलत नहीं होगा। तो चलिए मूल्यांकन के प्रकार। सबसे पहला जो हमें मूल्यांकन देखना है वो है सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे आप CCE भी कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना है। इसमें देखिए 2 शब्द हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन सबसे बड़ा मूल्यांकन होगा, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं। इसका नाम ही ऐसा है कि सतत और व्यापक। अब सतत और व्यापक को ही आपको पहले समझ लेना चाहिए इस मूल्यांकन को पढ़ने से पहले। देखिए अब ये सतत और व्यापक इसमें है क्या। तो सबसे पहले विकास के जितने पहलू होंगे, विकास के जितने पहलू होंगे उनकी पहचान कैसे सतत रूप से करना। इस मूल्यांकन में विकास के जितने भी पहलू हैं उनकी पहचान क्या करेगा, निरंतर या सतत रूप से कर रहा होगा। और व्यापक में शैक्षिक, गैर शैक्षिक विकास या संज्ञानात्मक, गैर संज्ञानात्मक पहलू, मतलब वो शैक्षिक हो या गैर शैक्षिक हो, सब पूरी तरह से व्यापकता। तो जब आप इसका प्रश्न कर रहे होंगे तो कूट में ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। इन्हीं का निरंतर रूप से जब मूल्यांकन करेगा तो वो मूल्यांकन क्या होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की तरफ जा रहा होगा। देखिए विकास के जितने भी पहलू उनकी पहचान करना, उनमें सुधार करना, शैक्षिक गैर शैक्षिक विकास, मतलब हर क्षेत्र को ले लेना, इसकी व्यापकता का प्रमाण है। अब इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को भी धीरे धीरे समझ लीजिए। देखिए जो मूल्यांकन है उसका एक काम तो हमेशा होता है, किसी भी चीज़ में वो सुधार जरूर करता है। तो उसकी इसी हिसाब से पहले विशेषताएं होती हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक, गैर संज्ञानात्मक, शैक्षिक, गैर शैक्षिक, निरंतरता, इस मूल्यांकन की विशेषता है जो कूट में आपको पेपर में मिलती रहती है। पहली बात, चलिए सारी मूल्यांकन की विशेषताएं एक साथ ही अंत में बता देंगे, लेकिन चलिए एक एक करके मूल्यांकन समझ लीजिए। सतत और व्यापक में आपको मेनली ध्यान क्या देना है, सभी पहलुओं पर, विकास के सभी पहलुओं पर। दूसरा शैक्षिक, गैर शैक्षिक हो, संज्ञानात्मक, गैर संज्ञानात्मक हो, सभी क्षेत्रों में इसकी व्यापक पहुंच होती है। इतनी बात समझ लीजिए, और निरंतर रूप से होती है। दूसरा आपका मूल्यांकन आएगा संकल्पनात्मक मूल्यांकन। दूसरा आपका संकल्पनात्मक मूल्यांकन। देखिए पहले तो इस वर्ड को ऐसे उठा लीजिए, संकल्प। आसान भाषा में समझाए, संकल्प आप तभी लेते हैं जब आपके पास पूर्व का कुछ परिणाम हो। संकल्प आप तभी ना कुछ लेंगे, जैसे आपके पास कुछ रुपए होंगे तभी आपने घर बनाने का संकल्प लेंगे। मतलब पहले से कुछ होना चाहिए जिसके आधार पे हम संकल्प ले सकते हैं, या संकल्प को पूरा करने के लिए कुछ अधिगम स्तर तैयार करने पड़ते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि संकल्प का मतलब आपके पास कुछ होना चाहिए पहले से, परिणाम। ठीक,
तो अब इसको समझने के लिए देखिए, परिणाम मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इसके लिए आपको बस इतना समझ रहे हैं कि अंतिम अधिगम परिणाम, एक बात ये समझिए कि आपके पास क्या हो, अंतिम अधिगम परिणाम जैसी बात कोई हो, और दूसरी बात अधिगम परिणामों का स्तर। ये दो बातें दिमाग में संकल्पनात्मक मूल्यांकन के लिए रख लीजिए कि अंतिम अधिगम परिणाम के आधार पे या फिर अधिगम परिणामों का आपके पास स्तर हो, उसके आधार पे इस मूल्यांकन की संकल्पना तैयार की जाती है। ठीक, इन दो बातों को संकल्पनात्मक के लिए याद रखिएगा, आपका प्रश्न करने में बहुत आसानी होगी। अब अगला मूल्यांकन नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन के लिए आपको जो जरूरी बात याद करनी है, नैदानिक का मतलब क्या हो गया, निदान। निदान के लिए जरूरी क्या है, निदान करेंगे किसका, समस्या का। तो इसके लिए जरूरी क्या है, समस्या समाधान। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके विकल्प में समस्या समाधान जैसी कोई बात हो तो आप उसको किस मूल्यांकन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, नैदानिक मूल्यांकन की तरफ। अभी एक दो प्रश्न कराएंगे, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा इसका प्रयोग करना कैसे है। इसके बाद आपका मूल्यांकन आता है मानक संदर्भित मूल्यांकन। देखिए इसमें एक वर्ड लगा हुआ है मानक, इसको थोड़ा समझिए। मानक का मतलब होता है एक फिक्स क्राइटेरिया। अब उसमें फिक्स क्राइटेरिया में क्या आ सकता है, मानक बिंदु आ सकते हैं, विशेष वर्ग आ सकते हैं, किसी विशेष वर्ग, या फिर कुछ सामान्य प्रश्न जो सबके लिए हो। तो ये सारी चीज़ें मानक बन जाएंगी ना। तो देखिए मानक का मतलब ही है कि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, उस स्टैंडर्ड को पास करोगे, ठीक है। कहने का मतलब है मानक हम तभी रखते हैं, मानक कहने का मतलब आप एक चीज़ समझिए, आपके पास मान लीजिए एक तराजू है और आप आलू लेने गए, तो यहाँ मान लीजिए ढेर सारे आलू रख दिए, लेकिन सब्जी वाला जब तक यहाँ पर 1 किलो का मानक बाट नहीं रखेगा तब तक ये तुलना नहीं होगी। तराजू का मतलब तुलना होता है, एक साइड मानक रखा जाता है, दूसरे साइड समान। तो आप समझ लीजिए इधर साइड छात्र हैं और इधर साइड एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। तो क्या की जा रही है, किसी छात्र की अन्य छात्रों से तुलना की जा रही होगी। मानक में क्या होगा, मानक संदर्भित मूल्यांकन में एक छात्र की, मतलब किसी छात्र की, एक लिखने से अच्छा है, किसी छात्र की अन्य छात्रों से तुलना इसमें हो जाती है। ठीक, देखिए पिछला आपको जो नैदानिक था वो समस्या समाधान पे था, मानक संदर्भित मूल्यांकन में कोई निश्चित बिंदु मान लेंगे, विशेष वर्ग या सामान्य प्रश्न होंगे जिसके आधार पर किसी छात्र की अन्य छात्रों से तुलना की जाएगी, और तुलना करने के लिए उस मानक के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब इसमें एक और मूल्यांकन है निकष संदर्भित मूल्यांकन। अब देखिए निकष का मतलब होता है कसौटी। अब इसी अर्थ में भी आप प्रयोग करके कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानक में हम एक छात्र की अन्य छात्रों से तुलना करते हैं, निकष में तुलना नहीं करते हैं। निकष में हम तुलना नहीं करते, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, तुलना नहीं करते। तुलना नहीं करने का मतलब, इसमें मानक संदर्भित करते कोई तुलना नहीं करे, तो निकष में एक फिक्स मान लेते हैं कि जो भी वहाँ तक पहुँचेगा सभी को हम मान लेंगे। जैसे कि आपके लिए हम न्यूनतम कुछ सेट कर दें मानक कि उस पर आप आ गए तो ठीक है। एक मानक हम जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो भी बच्चा ए लिख लेगा वो सभी अगली कक्षा में चले जाएंगे। तो जितने लोग ए लिख लेंगे सबको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, इसमें हम तुलना नहीं करेंगे इनके मध्य। तो इसमें एक क्या मान ली जाती है, एक फिक्स कसौटी। अब एक चीज़ समझिएगा, जो मानक संदर्भित मूल्यांकन और निकष संदर्भित मूल्यांकन है, दोनों का साथ में प्रयोग किया जाता है। इस दोनों का हम साथ में प्रयोग करते हैं, जिससे एक मूल्यांकन बनता है क्या, मानक
और निकष संदर्भित मूल्यांकन। तो आपको उसमें मानक की भी क्वालिटीज़ ढूंढनी है और निकष की भी। तो सबसे अच्छा मानक और निकष संदर्भित मूल्यांकन में आपको एक मापदंड जैसा कुछ मिलेगा कूट में, आप उसको पकड़ने का प्रयास करिएगा। अब हमारा जो सबसे ज़रूरी मूल्यांकन है, जो एग्ज़ाम में सबसे अधिक बार पूछता है, वो है निर्माणात्मक मूल्यांकन। उसको आप थोड़ा अच्छे से समझिए, उससे प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक रहती है। देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन, देखिए यहाँ पे परिभाषा के आधार पे नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसमें केवल वो चीज़ें बताई जा रही है जिससे आप कूट को पहचान करके प्रश्न को सही कर लें। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या मतलब है? निर्माण, और निर्माण का जो कार्य होता है, निर्माण कार्य क्या होता है? सदैव चलता रहता है। अब ये सोचिए कि शिक्षा में सदैव क्या चल रहा है? शिक्षा में एक ही चीज़ सदैव चलती है, शिक्षण कार्य। तब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी इसकी बात करेगा तो एक चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिए, शिक्षण कार्य के दौरान, यानी शिक्षण के दौरान, कक्षा के दौरान या अधिगम के दौरान, मतलब जब भी के दौरान की बात आएगी, मतलब शिक्षण के दौरान, कक्षा के दौरान, अधिगम के दौरान, उन सब में आपको जो सोचना है वो वास्तव में क्या होगा? बहुत होगा तो बोल देगा पढ़ाई के दौरान। तो ये सारी चीज़ें कहाँ लेके आपको जाएंगी? निर्माणात्मक मूल्यांकन की तरफ। और निर्माण हमेशा चल रहा है तो इसके दौरान ही ये कार्य चलेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी ये अंत में नहीं होगा। जैसे कि हम पूरी पढ़ाई कर लें उसके बाद ही मूल्यांकन करें तो ये मूल्यांकन नहीं होगा, अंत में नहीं होगा। अगर कभी आपसे बोल दे कि ये मूल्यांकन पढ़ाई के अंत में, सत्र के अंत में, या उत्तर शिक्षण में, उत्तर शिक्षण मतलब पढ़ाई के बाद, तो ये मूल्यांकन तब नहीं होगा। तो वो ऑप्शन आप काट दीजिएगा, वो आपके लिए सही विकल्प निर्माणात्मक के लिए नहीं होगा। तो पहली बात तो ये हो गई, ये कक्षा के दौरान, शिक्षण के दौरान या अधिगम के दौरान, पढ़ाई के दौरान होता है। दूसरी बात, इसमें क्या जानने की कोशिश की जाती है? अधिगम की प्रगति, कि कार्य कितना हुआ। जितने भी अभी तक आप मूल्यांकन पढ़े सब बताते हैं कि अधिगम कितना हुआ। देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन को छोड़ के जितने भी मूल्यांकन पढ़े वो सभी क्या बताते हैं? अधिगम कितना हुआ। पर ये एक ऐसा मूल्यांकन है जो बताता है कि अधिगम कैसे हो। कुल मिलाकर के ये अधिगम को होने के लिए रास्ता तैयार करता है, उसकी रुकावटों को दूर कर रहा होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। अब जो निर्माणात्मक मूल्यांकन की, देखिए, जो कार्य हमेशा प्रगति पे चल रहा होगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन हमेशा चल रहा है, तो ये कैसा मूल्यांकन है? विकासात्मक मूल्यांकन है, निर्णयात्मक नहीं है। ये निर्णय नहीं देता बल्कि ये विकासात्मक मूल्यांकन है। ये निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। तो अगर आपसे पूछा अधिगम को सुधारने में कक्षा के दौरान होने वाला मूल्यांकन, तो भी आप निर्माणात्मक मार सकते हैं। ऐसे ही चीज़ें, अब इनके आधार पे एक दो प्रश्न आपको बताते हैं इतना पढ़ने के बाद, तो आप उसको आसानी से पकड़ पाएंगे कि ये चीज़ें मैंने क्यों बताई हैं। मैं आपको दो प्रश्न कराऊंगा, दोनों को आप देख करके समझिएगा कि मैंने इतनी चीज़ें बताई क्यों हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन योजना के अवयव हैं। इसमें आपको विकल्प दिए हुए हैं। ए उद्देश्य, बी संसाधन, सी विश्लेषण, डी प्राधिकार। अब आपको कुछ कूट भी दिए होंगे, AC, केवल बी, BCD और अंत में ABC। अब आपको करना है, देखिए एक चीज़ तो पता है, उद्देश्य क्लियर होता है डायरेक्ट। मैंने मूल्यांकन के जो 3 अंग बताए, पहला क्या बताया? उद्देश्य,
अधिगम क्रिया और तीसरा व्यवहार परिवर्तन। ठीक, अब एक चीज बताइए, जब आप अधिगम क्रिया कर रहे होंगे तो किसी न किसी संसाधन का उपयोग करेंगे, पढ़ाने के दौरान आप क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो ये तीनों चीजें तो इसके अवयव बन जाएंगे। लेकिन अथॉरिटी, प्राधिकार वैसे भी शिक्षण में बहुत अच्छी चीज नहीं होती कि किसी का एकाधिकार या प्राधिकार होना, तो ये ऑप्शन बस कट जाएगा। बचेगा क्या, और वैसे भी आप काट सकते थे, देखिए क्यों काट सकते हैं ऑप्शन, ये देखिए, केवल भी तो मान नहीं सकते क्योंकि शिक्षण उद्देश्य होना अनिवार्य है। ठीक, तो आपके पास ए केवल दो ही विकल्प में था, न इसमें है न इसमें है। अब केवल ए लेकर के विश्लेषण को छोड़ देना तो उचित नहीं, इसलिए हम क्या आराम से लगा सकते हैं टिक, ए बी सी। आप किसी भी तरह से बस आंसर को सही लाने का प्रयास करिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए, ये आपके यूजीसी 2019 के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। आपको एक साइड मूल्यांकन की प्रणाली दी हुई है और दूसरे साइड उसकी विशेषताएं दी हुई हैं, दोनों को आपको मैच करना है। तो जो मूल्यांकन दिए हुए उसमें है निर्माणात्मक, दूसरा है संकल्पनात्मक, तीसरा है मानक संदर्भित और चौथा है निकष संदर्भित। और इस साइड विशेषताएं दी हुई हैं ए बी सी डी, और इस साइड जो विशेषताएं दी हुई हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसमें दिया है सुधार की गुंजाइश की पहचान करना। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप किसी एक को ही पकड़ लेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। अधिगम स्तरों का निर्धारण करना, निर्धारण, दूसरों के साथ कार्य निष्पादन की तुलना करना, चौथा समस्या की नैदानिक जांच करना, निपुणता के मानक के विषय में बताना, अब आप देखिए, आपने संकल्पनात्मक मूल्यांकन पढ़ा पूर्व अधिगम परिणामों के आधार पे या अधिगम स्तरों के आधार पे। देखिए, स्तर से स्तर इसको मैच कर दीजिए। एक इसमें विकल्प किसी का नहीं होगा क्योंकि नैदानिक जांच की बात कर रहा है, ये नैदानिक मूल्यांकन की विशेषता और इसमें है नहीं। तो चौथा तो आपको कहीं भी किसी हिसाब से किसी भी कूट में पालन नहीं करना होगा, आपको ऐसे ही आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए, सुधार की गुंजाइश कब होगी, जब आप कोई निर्माण कार्य कर रहे होंगे तो उसमें कोई चीज़ खराब होगी, तुरंत सुधार करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये किसके लिए बन जाएगा, निर्माणात्मक के लिए। मानक संदर्भित, मैंने मानक के लिए बताया था कि इसमें तुलना की जाती है, तो तुलना का कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो आप उसको कर दीजिए, मैच हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, ये ऑप्शन तो कट गया, ये नैदानिक का था, तो निकष का आपको नहीं भी आता होगा तो आप इसमें लगा दीजिएगा, आपका विकल्प सही हो जाएगा। एक प्रश्न और बता देते हैं जल्दी से, वो भी देख लीजिए कि प्रयोग, क्योंकि इसका प्रयोग करना सीखेंगे तो आसानी से इसके क्वेश्चन सही कर लेंगे। निर्माणात्मक मूल्यांकन
की विशेषता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहले ही सेट में आया था जून में, जून 19 का है क्वेश्चन, पहले ही सेट का है, देख लीजिएगा अपना। तो मैं इसमें 4 विशेषताएं दी हुई हैं, मैं पूरी विशेषताएं बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ लेकिन लिख दे रहा हूँ। मूल्यांकन सत्रांत होता है, मैंने पहले ही समझाया है कि सत्र के अंत में निर्माणात्मक मूल्यांकन नहीं होता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले ही कट जाएगा। दूसरा है मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले होता है, कार्यक्रम मतलब वही पढ़ाई तैयार करने से पहले होता है। फिर बस समझाए थे कि ना तो ये पहले होता है ना बाद में होता है, कक्षा या कार्यक्रम के दौरान होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, कट जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मूल्यांकन अधिगम परिणामों को संसूचित करने के लिए होता है। चलिए, आपको मान लीजिए इस ऑप्शन पे थोड़ा डाउट है कि हो सकता है इसकी विशेषता हो, तो चौथा भी लिख दे रहे हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। मूल्यांकन मतलब निर्मात्मक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान होता है, तो आप अपने आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, शिक्षण के दौरान होता है। जब भी के दौरान की बात आ रही तो अपने आप क्या हो जाएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस आप लोग का इतना ही टॉपिक, मापन और मूल्यांकन। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके पेपर में आए आप करने का प्रयास करिएगा, तो अधिक से अधिक प्रश्न आप सही कर सकेंगे।